Web hosting. Web hosting is a service which is provided by companies to its client to allow them to construct their own websites which are accessible to the internet users via World Wide Web. ठीक है, तो वेब होस्टिंग है क्या? देखो, हमने वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट बनाई तो हमने उसको कहीं पे रखना है ताकि जो है उसको एक्सेस किया जा सके, कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से उसे एक्सेस किया जा सके। तो हम उसे कहाँ रखते हैं? सर्वर पे रखते हैं। ठीक है, तो सर्वर किसका है? वो किसी कंपनी का है। उस सर्वर को मेंटेन कौन कर रहा है? कोई कंपनी मेंटेन कर रही है। ठीक है, उसमें हम जब अपनी वेबसाइट को वहाँ पे अपलोड करते हैं, सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फैसिलिटीज़ क्या होती है कि भाई, एक तो हम सर्वर पे अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं, दूसरा हम उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई पेज हमें डिलीट करना है, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई पेज और ऐड करना है, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो हमें जो सर्विसेज इस तरीके की जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? वो कंपनीज़ हैं। वो कौन है? वेब होस्टिंग कंपनीज़ है। ठीक है, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। तो सर्वर किसका है? एक्चुअली किसी कंपनी का है। और उस सर्वर में जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि वेब सर्वर, ठीक है, तो वेब सर्वर किसका है? किसी कंपनी का है। ठीक है, उसको मेंटेन करना, उस वेब सर्वर को मेंटेन करना, उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उसको हैकर से बचाना। ठीक है, ये सब काम किसका है? किसी कंपनी का है। तो हम क्या लेते हैं? उससे सर्विस लेते हैं। ठीक है, हम परचेज़ करते हैं उसकी सर्विस ताकि हम अपनी साइट को उनके सर्वर पे अपलोड कर सकें और सिक्योरली जो है हमारी जो वेबसाइट है कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से एक्सेस की जा सके। डोमेन नेम रेजोल्यूशन, DNR. You already know that communication between computers on a network take place with the help of IP addresses. However, to access a particular website, you use its URL because it is much easier to remember than IP addresses. ठीक है? When you use the URL to access a website, your computer need to find its matching IP address. How does it find this address? The answer is by using the domain name resolution. Okay, DNR is a name given to the process by which your computer find the IP addresses of domain names. ठीक है, तो क्या है कि हम जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट एड्रेस उसका लिखते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी वेबसाइट होती है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसका जो कोई पर्टिकुलर नेम है, जैसे google.com है या facebook.com है, तो नेम किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में उन जो नेम्स हैं उनके बैकग्राउंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? IP एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई URL टाइप करते हैं तो होता क्या है, हम तो नेम टाइप करते हैं लेकिन बैकग्राउंड में जो रिक्वेस्ट जाती है वो किस पे जाती है? IP एड्रेस पे जाती है। तो वो प्रोसेस जो उस नेम को उस कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस से मैच करेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम ये कह रहे हैं DNR। तो DNR क्या है? DNR इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस बाय विच योर कंप्यूटर फाइंड द IP एड्रेस ऑफ डोमेन नेम्स। तो होता क्या है कि जब हम अपने सिस्टम में, अपने ब्राउज़र में कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। ठीक है, enter the domain name of the website that you want to access in the web browser. The web browser issue a command to the operating system of your computer to generate the IP address of the given domain name. ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का नेम टाइप किया, तो वो उसके बाद जो कमांड है वो किसके पास जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है कि बताओ इसका IP एड्रेस क्या है। तो एक्चुअली हमारे सिस्टम में एक DNS कैच होता है। तो DNS कैच क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट अब तक हमने ब्राउज़ किए हैं या जितनी भी वेबसाइट हमने ओपन किए हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट के नेम और उनके IP एड्रेस हमारे उस DNS कैच में स्टोर होते हैं। अगर हम सपोज़ करो हमने कि 2 दिन पहले facebook.com को ओपन किया था, ठीक है, और 2 दिन बाद फिर facebook.com ओपन कर रहे हैं, तो फेसबुक का जो IP एड्रेस होगा उसके नेम के रिगार्डिंग वो हमारे DNS कैच में स्टोर होगा। तो कंप्यूटर की जो हमारी रिक्वेस्ट है ब्राउज़र से, वो हमारे सिस्टम में ही चली जाती है, मतलब लोकली वो सर्व की मतलब सबसे पहले क्या होता है कि लोकली जो DNS कैच है उसको फाइंड किया जाता है कि क्या इस नेम के रिगार्डिंग कोई IP एड्रेस है, इस वेबसाइट के नेम के रिगार्डिंग कोई IP एड्रेस है। अगर वो DNS कैच में अवेलेबल होता है तो वहाँ से हमें IP एड्रेस मिल जाता है।
अगर वो DNS कैच में उस नेम के रिगार्डिंग कोई IP एड्रेस नहीं है तो तब क्या होता है, तब रिक्वेस्ट आगे चली जाती है, ठीक है। If the IP address is not found in the host file, the operating system connect to the DNS server on a network. The DNS server maintain a directory containing a list of all the domain names and IP address that are registered on the internet. The DNS server find the IP address of the given domain name and return it to the operating system. After obtaining the IP address, the operating system send it to the browser that has requested it. ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई वो DNS कैश में तो नहीं मिला आईपी एड्रेस, तो फिर सर रिक्वेस्ट कहाँ चली जाती है, DNS सर्वर पे चले जाते हैं। DNS सर्वर, ठीक है, DNS सर्वर इंटरनेट का एक पार्ट, मतलब इंटरनेट में ही एक सर्वर होता है। हमारे जो बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, उसी में एक सर्वर है जो कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके पास क्या एक तरह से डायरेक्टरी कह सकते हो, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का जो नेम है उसके रिगार्डिंग आईपी एड्रेस उसके पास होता है, ठीक है। तो फिर रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी और वो क्या करेगा, हमें उस वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी आईपी एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वापस जो आईपी एड्रेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस एड्रेस को ब्राउज़र को दे देता है, फिर हम एक्सेस कर लेते हैं उस वेबसाइट को जो कि पर्टिकुलर किसी सर्वर में रखी हुई है, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड फॉर creating web pages to publish them on the web interactively. The communication between web browser and web server happens through small programs called web script. ठीक है। Script is a programming language which when executed display the web page. The written codes for a script may be used by the server side or may be used by the client side as per the requirement. Okay. A script is a list of command embedded in a web page which are executed by a certain program or script engine. ठीक है। तो वेब स्क्रिप्ट है क्या, देखो हम क्या करते हैं, हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो वेब पेजेस हैं दो टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक वेब पेज होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, स्टैटिक वेब पेज होते हैं। तो स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती, बटन्स अपने आप बटन्स नहीं होते, बटन क्लिक करने पे कुछ इवेंट नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे इंटरेक्टिव वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये फ्लिपकार्ट के जो हैं वेबसाइट है, जो इसमें पेजेस हैं वो इंटरेक्टिव पेजेस हैं, ठीक है। फेसबुक के पेजेस हो गए हमारे इंटरेक्टिव पेजेस हैं, या हमारी जो IRCTC जो वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव वेबसाइट है, उसके जो पेजेस है वो इंटरेक्टिव हैं। तो जो ये इंटरेक्टिविटी इनमें आ रही है, मतलब इंटरेक्टिव मतलब डायनेमिक, इनको बोलते हैं हम डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक जो वेब पेजेस हैं ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, इनमें क्या होता है कि हम कोई लैंग्वेज, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एम्बेड करते हैं HTML के कोड के साथ। HTML कोड जो हमारा, जिससे हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको इंटरैक्टिव बनाते हैं बाय एडिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसी HTML के कोड के साथ हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है, उससे होता क्या है कि हम उसको पेज को डायनेमिक बना सकते हैं, ताकि जैसे हम उसमें फॉर्म बनाएं, फॉर्म में यूज़र अगर इनपुट डाल रहा है और उसने गलती से कोई जो है कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया, जैसे जहाँ पे नेम एंटर करना था वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो एकदम मैसेज आया है कि आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। या जहाँ पे ईमेल भरना था वहाँ पे गलत ईमेल टाइप कर दिया, ठीक है, @ नहीं लगाया ईमेल में, ठीक है, तो प्रॉपर जो तरीके से उसे लिखा नहीं, तो एकदम मैसेज आ जाएगा कि आपने भाई मैं प्रॉपर तरीके से ईमेल को आपने लिखा नहीं है। तो इस तरह के और भी चीज़ें, या फिर हम जो डाटाबेस में, हमारी जो डाटाबेस में वैल्यूज़ जाती हैं वो है ना, जब फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे आप IRCTC में करते हो या फ्लिपकार्ट में करते हो या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन कहीं पे इंफॉर्मेशन फीड करते हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बटन होता है नीचे सबमिट बटन, सबमिट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है और हमारे डाटाबेस में चली जाती है। तो वो डाटाबेस में भेजने का काम, वो इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम, वो चेक्स बटन आपके फील्ड्स पे, टेक्स्ट बॉक्स पे चेक्स लगाने का काम किसके थ्रू हो रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, और ये दो टाइप की होती हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है।
तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास कौन कौन सी है, एक होती है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होती है हमारी वीबी स्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड का मतलब है कि आपके ब्राउज़र पे ही रन हो जाती है। हमारा जो ब्राउज़र है, आपका जो वेब पेज होगा उसी में उसका कोड अटैच होगा, ठीक है। तो वहीं पे हमारा जो ब्राउज़र है हमारे साइट पे ही, हमारे सिस्टम पे ही इसको क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और जो भी उस स्क्रिप्ट का जो भी आउटपुट होगा वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी होती है सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब है कि हमारा पेज पहले सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और सर्वर में फिर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, जो भी स्क्रिप्ट का जो भी काम होगा वो अपना काम करेगी, ठीक है, और फिर हमारे को रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके रिगार्डिंग जो भी होगा। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमारे पास है वो कौन सी, जावा स्क्रिप्ट है और वीबी स्क्रिप्ट है। पीएचपी नहीं है यहाँ पे, जो बुक है इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है। और जो हमारी सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है हमारी, वो हमारी है पीएचपी है, जेएसपी है, एएसपी डॉट नेट है, एएसपी है। ये सब हमारी कैसी है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हमारा एचटीएमएल का कोड है, और स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है उसका कोड हम कैसे एम्बेड करते हैं, एम्बेड मतलब मिक्स करते हैं अपने एचटीएमएल के कोड के साथ कुछ इस तरीके से। ये देखो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिख रहे हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कमांड है वो क्या करेगी, आपके पेज में वेलकम को डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है, और बाकी जो कोड है ये हमारा किसका है, ये एचटीएमएल का कोड है। तो एचटीएमएल के कोड के साथ हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने पेज को डायनेमिक बनाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं, ताकि वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। पीएचपी भी ऐसी लैंग्वेज है। पीएचपी कैसी है, पीएचपी भी हमारी कैसी लैंग्वेज है, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो पीएचपी, वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट जो है ऐसी लैंग्वेज है जिनके थ्रू हम पेज को इंटरेक्टिव तो बना सकते हैं, लेकिन हम जो है डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब फॉर्म सबमिट हुआ तो डाटा जो वैल्यूज़ हैं उनको डाटाबेस में नहीं भेज सकते। तो पीएचपी और जेएसपी, जावा सर्वर पेज, और एएसपी, एक्टिव सर्वर पेज, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, और ये हमें और एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि हम डाटा, अपनी जो डाटा है उसको डाटाबेस में भी सेव कर सकें या भेज सकें, ठीक है। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी भी ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती हैं, तीनों, पीएचपी हो चाहे एएसपी हो चाहे आपकी जीएसपी हो। लेकिन जो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जो वीबी स्क्रिप्ट और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट हैं, उनमें हम इंटरेक्टिविटी तो ऐड कर सकते हैं, चेक्स तो लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में, फॉर्म्स में, ठीक है, बटन्स में कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं, लेकिन डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, डाटाबेस में डाटा को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो यही है इनका, और ये कुछ डिफरेंस इनके बीच में दिया हुआ है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रिप्ट रन थ्रू वेब ब्राउज़र, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन एग्जीक्यूट करता है, हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है। स्क्रिप्टिंग रन थ्रू वेब सर्वर, ठीक है। तो ये कहाँ एग्जीक्यूट होती है, ये वाली स्क्रिप्ट हमारी, ये हमारी वेब सर्वर में होती है। द प्रोसेसिंग टेक प्लेस ऑन द एंड यूज़र कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारे सिस्टम पे प्रोसेसिंग सारा काम हमारे कहाँ होता है, हमारे अपने लोकल सिस्टम पे होता है, ठीक है। द प्रोसेसिंग टेक प्लेस ऑन द सर्वर साइड, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग सारा काम कहाँ होगा, हमारे सर्वर पे होगा। द ब्राउज़र रिसीव द पेज सेंड बाय द सर्वर एंड एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहाँ एग्जीक्यूट होगी, हमारी क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होगी, हमारा ब्राउज़र उसे एग्जीक्यूट करेगा। सर्वर एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू सेंड आउट अ पेज बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सर्वर साइड जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होंगी वो कहाँ एग्जीक्यूट होंगी, सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वो कोई छेड़छाड़ नहीं करते उस कोड के साथ, मतलब उस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट टू डाटाबेस ऑन द वेब सर्वर, ठीक है, यहाँ पे वही बात आ गई। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे वीबी स्क्रिप्ट है या जावा स्क्रिप्ट है, इनके थ्रू हम डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, वो कोड इनमें नहीं लिख सकते। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज टू कनेक्ट टू द डाटाबेस दैट रिसाइड ऑन द वेब सर्वर, ठीक है। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ये कह सकते हैं हम। इनमें हम वो कोड भी लिख सकते हैं जिससे हम डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना सकें। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैन बी ब्लॉक्ड बाय यूज़र, क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। भाई ब्राउज़र पे
ब्राउज़र पे हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो या फिर ना हो, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय द यूज़र। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसका कोई अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होगा तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सर्व रेस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट साइड script is faster as compared to the server side script because the script are processed on the local computer, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रिप्टिंग जो भी कोड है वो कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा लोकली हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो भाई ज़्यादा फास्ट होगा। जबकि सर्वर साइड में क्या होगा, पहले सर्वर पे जाएगा वो कोड, फिर वहाँ एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका रिस्पॉन्स हम तक आएगा, तो उतना टाइम तो लगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। और सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, पीएचपी, ठीक है, जेएसपी, एएसपी डॉट नेट, रूबी, पर्ल, ये सब क्या है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं। ओके। वेब 2.0, Web 2.0 is often known as World Wide Web for second generation, where people collaborate with each other through social networking sites, blogs, wikis, taxonomies, video sharing sites, hosted services, web application, and mashups. Web 2.0 offers more dynamic page instead of static page that allow user to create online application, ठीक है। तो वेब 2.0 है क्या, हम ये वर्ल्ड वाइड वेब को, वेब का एक वर्ज़न है। वर्ज़न मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एडवांस हो गई है। तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुई है तो सारी चीज़ें जो हैं अपग्रेड हो गई, उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गए, हमारे हमारे हार्डवेयर अपग्रेड हो गए हमारे, ठीक है, हमारे इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें जो है जब सारी अपग्रेड हुई तो क्या हुआ कि इसमें जो एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इस तरीके की बनने लगी कि जो ज़्यादा डायनेमिक होने लगी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनने लगे, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनने लगी, ब्लॉग्स बनने लगे। तो ये क्या है, सारा एडवांसमेंट है। तो ये जितना भी एडवांसमेंट है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंबाइंडली वेब 2.0 कह रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें जिसमें कि हमारी सारी की सारी जितनी भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि हम जिसके थ्रू हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम डाटा को शेयर कर पा रहे हैं, या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हमारी जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम कंबाइंडली क्या कह रहे हैं, वेब 2.0 कह रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय वेब 2.0 क्या क्या है, ब्लॉगिंग है, सोशल बुक मार्किंग है, आरएसएस है, विकीज एंड अदर कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन है, इंटरेक्टिव इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एडवांस गेमिंग। Web 2.0 tools are also less expensive than traditional software. Many are even free because they are web based. The need is only to update the browser, ठीक है। तो वेब 2.0 में क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं फ्री अवेलेबल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है तो क्या है कि हर कोई अब जो है सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकता है, सॉफ्टवेयर बनाना जो है आसान हो गया है। तो उसके कारण क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारा जो वेब है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन, ठीक है। द वेरियस फीचर ऑफ वेब 2.0 आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, इट प्रोवाइड मल्टीटास्किंग, it is less expensive and provide dynamic pages. A specific problem can be solved by using simple applications. Values lies in content, not in the software used to display content. Transfer of data is readily shared. Employees and customer can create their own news group. Social tool encourage people to create, collaborate, edit, categorize, exchange, and promote information. Okay, Web 2.0 websites use new programming language called Ajax, JavaScript and XML. ठीक है, तो वही बात है कि इसमें वेब 2.0 में क्या हमने एडवांस लैंग्वेजेस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, ज़्यादा हमारे को फ़ायदा होने लगा, ठीक है। जैसे एजेक्स है, जावा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस भी किया था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, XML, ये सब जो नई नई चीज़ें हैं, नई नई लैंग्वेजेस हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है हम यूज़ कर रहे हैं। तो उससे उससे ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला है कि हमारा जो वेब है, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, वो भी क्या हो गया है, एडवांस हो गया, वो भी क्या हो गया, अपग्रेड हो गया है, वो भी क्या हो गया, पावरफुल हो गया है।
Okay.